नमस्कार मित्रों, ये वीडियो है ज्वेलरी को लेकर। ज्वेलरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम अभी है, अभी ये अप्रैल महीना है, अप्रैल 2012, और पूरे इंडिया में ज्वेलर्स की स्ट्राइक है। जितने भी सोनी है सुनार, वो हड़ताल पे है और उनके विरोध नए कानूनों के साथ है। तो ये 15 मिनट का वीडियो है। इसका नंबर है H2504, H फॉर हिंदी, 25 क्योंकि ये चैप्टर 25 से रिलेटेड है, और 04 25 से ये 5। ये 15 मिनट का वीडियो है। इसके बाद इसी चीज़ को डिटेल में मैंने डिस्क्राइब किया है, 1 घंटे का वीडियो है H2505 में। तो ये मेरा रेफरेंस है rahulmehta.com/301.htm, सॉरी rahulmehta.com/301.htm पे ये आपको रेफरेंस मिलेगा। उसका चैप्टर 25 है, वो टैक्स से रिलेटेड है, और उसमें सारे एक्साइज इनकम टैक्स से रिलेटेड जो प्रपोजल है उसके बारे में जिक्र है। और इसी का हिंदी अनुवाद आपको मिलेगा rahulmehta.com/301.h.htm, H फॉर हिंदी। अच्छा, अब जो सुनार का बिजनेस है उसमें वर्तमान कानून क्या था मतलब ये नया बजट आने से पहले, कि कस्टम ड्यूटी 2% थी और टीडीएस नहीं था। टीडीएस यानी कि मान लो मैं सुनार हूँ, दुकान है मेरी, आपने मेरे यहाँ से गहने खरीदे तो मुझे आपसे पैसा लिया, आपको बिल दिया, और सरकार को कुछ देना नहीं है। अब टीडीएस का कानून आया जो मैं एक्सप्लेन करूँगा। और दूसरा वैट का कानून तो है, पहले भी था, अभी भी एक्साइज। सोने के गहनों पे कोई एक्साइज नहीं थी। जो ब्रांडेड ज्वेलरी थी उसमें एक्साइज थी, अनब्रांडेड में कोई एक्साइज नहीं थी। अभी अनब्रांडेड में 1% एक्साइज आ रही है। अब कस्टम ड्यूटी है वो 2% थी, वो बढ़ के 4% कर दी। यानी कोई सोना इंपोर्ट करेगा, और काफी मात्रा में सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, सोना इंपोर्ट होगा तो 4% कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अब और यदि टीडीएस का जो कानून है वो इस तरह से है कि मान लो मैं सुनार हूं और आपने मेरे यहाँ से 2 लाख के गहने खरीदे, तो मुझे 1% एक्स्ट्रा आपको चार्ज करना पड़ेगा। तो मैंने 2,02,000 रुपया चार्ज किया, 2 लाख से नीचे है तो कोई टीडीएस नहीं है। 2,02,000 रुपया चार्ज किया, 2,02,000 चार्ज किया, और आपके इनकम टैक्स पैन आईडी का अकाउंट में आपके खाते में 2,000 मुझे जमा करवाने पड़ेंगे। और यदि आपके पास पैन आईडी नहीं है तो मुझे 20% टीडीएस काटना पड़ेगा। और यदि गलत पैन नंबर दे दिया, तो मान लो मैं आपकी दुकान है और मैं आपकी दुकान में आया और मैंने XYZ का पैन आईडी आपको दे दिया, तो किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी? मुझ पे आएगी, आप पे आएगी, वो मुझे ठीक से अंदाजा नहीं है। पर ये टीडीएस का कानून है, वो जो सोनी की दुकान है उसको प्रॉब्लम खड़ा कर देगा कि पैन आईडी यदि गलत निकला तो किसकी गलती और कौन जिम्मेदार, उसमें हो सकता है कि उसके ऊपर केस हो जाए। अब ये पूरा जो कानून है वो फायदा किसको पहुंचा रहा है? SEZ वालों को। जो SEZ के मालिक है उनको फायदा हो गया। SEZ के मालिकों को कैसे फायदा हो गया कि सोने के बिजनेस में जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको अक्सर सोना इंपोर्ट करना पड़ता है, क्योंकि लोकली सोना खरीदेंगे तो काफी महंगा होता है। इसलिए वो काफी जो बड़े ज्वेलरी एक्सपोर्ट का बिजनेस है वो काफी हद तक इंपोर्टेड सोने पे चलता है। तो मान लो मेरी शॉप है और जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो SEZ के अंदर है, आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट SEZ के बाहर है। तो 10 करोड़ का सोना मंगाया, मैंने मंगाया, मुझे कोई कस्टम ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी। आपने 10 करोड़ का सोना मंगाया, आपको 4% यानी कि 40 लाख रुपया कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। अब आप जब एक्सपोर्ट करोगे तो ऑन पेपर आपको 40 लाख रुपया रिबेट मिल सकता है, जो एक्सपोर्टर है उसको रिबेट मिलता है। लेकिन वो रिबेट का चक्कर इतना लंबा होता है कि आदमी को 3, 4, 5 साल निकल जाते हैं रिबेट मिलने में, और कभी कभी नहीं भी मिलता। कस्टम से रिबेट लेना आसान काम नहीं है, अच्छे को पानी छूट जाता है। तो इफेक्टिवली यूं समझो कि जो एक्सपोर्टर है उसको 40 लाख रुपया नहीं मिलेगा, ये मान के चलो, या तो मिल भी जाए तो कम से कम मैन्युफैक्चरिंग के टाइम तो उसको 4% एक्स्ट्रा मिल गया। अब ज्वेलरी एक्सपोर्ट के बिजनेस में मार्जिन होता है 2-3-4%, मुश्किल से 5%। तो इसमें यदि 4% SEZ वाले को फायदा हो गया और जो SEZ के अंदर है उसको नुकसान हुआ, तो SEZ के बाहर है उसको 4% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसको
वो एक्सपोर्ट का धंधा उसके हाथ से निकल जाएगा। यानी एक्सपोर्ट का धंधा है वो सारा एसईजेड के मालिकों के पास में आ जाएगा। अब मुझे ठीक से नहीं पता, ये कंफर्म करना पड़ेगा कि रॉबर्ट वधेरा के पास एसईजेड है या नहीं। एक्सपोर्ट वो कस्टम ज्वेलरी में तो उसका बहुत बड़ा बिजनेस है, एक्सपोर्ट भी है। अब उसका एसईजेड में उसके बहुत बड़े यूनिट 99% तो होने चाहिए, जो उसकी हैसियत है उसके हिसाब से मैं अंदाजा लगाऊंगा, लेकिन कंफर्म नहीं बोल सकता। पर यदि उसका एसईजेड में यूनिट है तो ज्वेलरी एक्सपोर्ट का काफी सारा बिजनेस है वो उसके हाथ में चला जाएगा। ये 1% एक्साइज जो डाला वो आगे जाके हो सकता है 4-5% भी हो जाए। 1% एक्साइज डालने की वजह क्या है कि उनको परेशान करना है। किसको परेशान करना है? जो दुकान चलाते हैं उनको। तो उनको परेशान करने का मौका मिलेगा तो इससे वो बिजनेस छोड़ के चले जाएंगे और बिजनेस है वो बड़े उद्योगों के हाथ में आ जाएगा। ये उनका प्लानिंग है, उनका मतलब बड़े उद्योगपतियों का। जो गोल्ड के बिजनेस में जो बड़े उद्योगपति है वो चाहते हैं कि जो छोटे सुनार है उनको किस तरह से खदेड़ा जाए। तो कंपटीशन के द्वारा तो वो खदेड़ नहीं पाए, ब्रांडिंग के द्वारा खदेड़ नहीं पाए, क्योंकि लोग बोलते हैं कि भाई ब्रांड हो या ना हो मुझे क्या फर्क पड़ता है, सोना सोना है। वो उसकी प्योरिटी वेरीफाई करा लेते, उसके बाद ब्रांड को देखते नहीं है। तो उनका बिजनेस है, जो ब्रांड वालों को बिजनेस है वो बढ़ नहीं रहा। तो अब दूसरा पैंतरा आजमा रहा है कि किस तरह से छोटे सुनारों को परेशान किया जाए ताकि वो धंधा बंद करके निकल जाए। तो ऑटोमेटिकली जो बड़े एस्टेब्लिश सुनार है इनको एमएनसी हो या तो लोकल हो, उनकी मार्केट बढ़ जाएगी। तो 1% एक्साइज से वो करेंगे क्या कि अफसरों को घूस देके छोटे सुनारों को परेशान करवाएंगे। अब तो इस तरह से ये जो 3 कानून आए हैं, टीडीएस का कानून, तो उसमें जो छोटी दुकान चलाने वाले हैं उनके प्रॉब्लम बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको बार बार बैंक के धक्के खाना, रिटर्न भरना। और इसमें दिक्कत ये होगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये पावर दिया जाएगा ये कहने के लिए कि आपने बिल को जानबूझ के स्प्लिट कर दिया। जानबूझ के स्प्लिट कर दिया यानी कि मैंने 5 लाख 2 लाख के ऊपर टीडीएस भरना है, मैं कस्टमर हूँ, मैंने 8 लाख का गहने बनाया और मैंने बोला कि भाई 2-2 लाख के 4 बिल बना दो, या तो 1.5 लाख के 6 बिल बना दो। तो यदि सुनार बना देते हैं तो कस्टम वाला, इनकम टैक्स वाले के पास ये कहने का पावर होगा कि आपने टीडीएस बचाने के लिए जानबूझ के बिल को स्प्लिट किया है। तो और इस पावर के आधार पर वो उसे परेशान कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये सुनारों से रिलेटेड जो नए कानून है उसका कैसे विरोध किया जाए, तो अब ये तो सुनारों को तय करना पड़ेगा। ऊपर मुझे जो उनकी मेथड दिखी, ये आज की तारीख है अप्रैल 6, मुझे अप्रैल 5, मुझे जो उनकी मेथड दिखी वो गलत लग रही है कि स्ट्राइक। तो स्ट्राइक से तो जो शोरूम वाले उनको फायदा हो गया। पिछले 10-15 दिन से बॉम्बे में, गुजरात में, अहमदाबाद में छोटे सुनारों की सारी दुकानें बंद है, लेकिन जो ब्रांडेड ज्वेलरी के शोरूम है, नक्षत्र और दूसरे जो शोरूम है वो चालू है। तो अब कोई भी मान लो एनआरआई पार्टी है या तो जिसको कोई प्रसंग है और आज के आज सोना गहने खरीदने हैं, वो क्या करेंगे? वो ब्रांडेड के शोरूम में चले जाएंगे। तो सरकार को तो कोई नुकसान हुआ नहीं, जो खरीदने वाला है वो या तो 10-15 दिन रुक जाएगा या तो ब्रांडेड में जाकर खरीद लेगा, तो फायदा ब्रांडेड को हो रहा है। तो ये स्ट्राइक का डिसीजन किसने लिया मुझे समझ में नहीं आ रहा। जिसने भी लिया है वो जानबूझ के गलत लिया या अनजाने में गलत लिया, लेकिन इससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान नहीं हो रहा। जो छोटे सुनार है उनको नुकसान हो रहा है, उनके जो कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, उनका बिजनेस लॉस हो रहा है, और जो ब्रांडेड शोरूम वाले उनको फायदा पे फायदा हो रहा है, जो एसईजेड वाले उनको फायदे पे फायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से उन्हें स्ट्राइक बंद करनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है? उन्हें राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर की डिमांड को सपोर्ट करना चाहिए। राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर की डिमांड को यदि वो सपोर्ट करने की धमकी देते हैं तो फाइनेंस मिनिस्टर को पसीने छूट जाएंगे। प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह और ये सोनिया गांधी और सारे अडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, अन्ना हजारे यदि किसी बात से डरते हैं तो एक ही बात से डरते हैं, वो है राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर या राइट टू रिकॉल प्राइम मिनिस्टर या राइट टू रिकॉल इन जनरल। तो राइट टू रिकॉल फाइनेंस मिनिस्टर आएगा तो इससे सोनिया को तो भला हो जाएगा, पूरे देश का भला हो जाएगा कि बहुत सारे टैक्स से रिलेटेड कानून है वो बदल जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा ब्रीफली मेंशन करूंगा। डिटेल में मैंने एक टैक्सेशन रिलेटेड वीडियो है उसमें एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो का नंबर है H2501। ब्रीफली मैं डिस्क्राइब करूंगा कि एक्साइज का कानून है वो पूर्णतया कैंसिल कर देना चाहिए। गाड़ियां और पेट्रोल और 2-3 चीज को छोड़ के किसी पे एक्साइज नहीं होना चाहिए। और गाड़ी और पेट्रोल से जो एक्साइज आता है उसका उपयोग होगा रोड बनाने के लिए, क्योंकि रोड पेट्रोल से ज़्यादा खर्चा
गाड़ी में जितना खर्चा होता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का आप पूरा बजट निकाल के देखो तो जितना पैसा गाड़ियों में खर्च होता है उससे ज़्यादा रोड बनाने में खर्च होता है। इसलिए गाड़ी पे एक्साइज डालना जरूरी है, पेट्रोल पे एक्साइज डालना जरूरी है। पर उसके सिवा जितनी भी चीज़ें हैं उन सब पे से एक्साइज हटा लेनी चाहिए। उसके बाद कस्टम ड्यूटी है वो प्राकृतिक संसाधनों पे नहीं होनी चाहिए। सोना है वो प्राकृतिक संसाधन हो, सोना चांदी जितने भी है, तो क्रूड ऑयल के सिवा किसी भी चीज़ पे कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए। सॉरी, क्रूड ऑयल पे कस्टम ड्यूटी होनी चाहिए, बाकी किसी नेचुरल रिसोर्स पे कस्टम ड्यूटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों पे होनी चाहिए। मैन्युफैक्चर्ड चीज़ों पे कस्टम ड्यूटी इसलिए होनी चाहिए ताकि लोकल प्रोडक्शन बढ़े। और इनकम टैक्स कम कर देना चाहिए, वैट बिल्कुल निकाल देना चाहिए। तो सवाल आता है कि पैसा कहाँ से आएगा सरकार चलाने के लिए, तो वो वेल्थ टैक्स से आ सकता है। वेल्थ टैक्स के द्वारा सरकार पैसा ले सकती है। वेल्थ टैक्स यानी कितना कि जमीन की मार्केट वैल्यू में से पर पर्सन 250 स्क्वायर फीट और पर पर्सन 500 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्शन डिडक्ट कर दिया जाए और बाकी जो बचता है उस पर मार्केट वैल्यू का 1% इतना टैक्स लगा सकते हैं। तो सोनी का जो आंदोलन है वो अभी गलत दिशा में है मेरे मानने में, और उन्हें अभी फोकस करना चाहिए इस चीज़ पर कि वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को राइट टू रिकॉल, फाइनेंस मिनिस्टर पे मुहिम करेंगे इस बात की, यदि धमकी देते हैं तो उनका प्रॉब्लम कम हो जाएगा। अब राइट टू रिकॉल पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी इसी चैनल का, ये जो चैनल है राइट टू रिकॉल ग्रुप, इसी पे वीडियो है H05 और राइट टू रिकॉल पे इस वीडियो पे काफ़ी सारे डिटेल, आप टाइटल पे भी सर्च करेंगे राइट टू रिकॉल या राइट रिकॉल, तो आपको काफ़ी सारे वीडियो मिलेंगे जो कि राइट टू रिकॉल पे डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं कि किस तरह से देश में राइट टू रिकॉल का कानून आ सकता है और राइट टू रिकॉल आने के बाद देश में करप्शन और बहुत सारे प्रॉब्लम कैसे कम हो सकते हैं। धन्यवाद।